नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, माइंड को एक जगह कंसंट्रेट रखिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे हम लोगों को लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारा चीज मालूम चल गया। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लीजिएगा आप इसे। अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं, तो लिखते समय इस टॉपिक के ऊपर आप रेड पेन से या फिर किसी भी पेन से, मार्कर से आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस इनसे क्या करते हैं कि दूसरे टॉपिक, दूसरे चैप्टर के टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक पे आपको बहुत ही ध्यान देना है। तो मैंने क्या बताया इस टॉपिक का नाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह से और कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे जानना है हमें। और आज मैं इसे पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से आप मेरे इस वीडियो को देखिए, मेरे इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है। देयर इज अ थ्री फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द फर्स्ट is geometrical form. Geometrical form. The second one is vectorial form. क्या? Vectorial form. And the third one is, last but not least, polar form. ठीक है, ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है? जियोमेट्रिकल फॉर्म। दूसरा क्या है? वेक्टोरियल फॉर्म। और द थर्ड इज पोलर फॉर्म। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, उन सबको इन तीन तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले जियोमेट्रिकल फॉर्म, कि ये जियोमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, आप वो मुझे बताइए। क्या आपने कभी कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अब आप बोलोगे कि सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम लोग तो 11 क्लास में आ गए हैं और कार्टेशियन फॉर्म तो हम लोग 8 9 10 से ही पढ़ रहे हैं। तो बात ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका प्रैक्टिस छूट गया हो या आप प्रैक्टिस ना की हो, तो आप उसका नाम तो आप याद रख सकते हो, लेकिन वो क्या है, कैसे है, किस तरह से होगा, वो आप जरूर भूल गए होगे। तो मैं बता दूं कि कार्टेशियन प्लेन एक 2D प्लेन है जिसमें दो एक्सिस होते हैं और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसमें से एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, सभी को मालूम होगा। ठीक है, एक मेरे पास क्या होगा? एक्स एक्सिस, और एक मेरे पास क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस का दो पार्ट होता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, यही हमारा, और ये ऑरिजिन होता है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑरिजिन कहलाते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इतना तो सभी को मालूम है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि कार्डियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास जीरो है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, और मैं बोलूं आपको कि पॉइंट इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कार्डियन प्लेन में पॉइंट 3 4 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस में हमें 3 यूनिट जाना है और वाई एक्सिस में हमें 4 यूनिट जाना है, तो ये मेरा हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 3 4, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 4। उस तरह अगर मैं बोलूं कि बाबू P -4 + 3 इससे रिप्रेजेंट करो, तो सर आप बोलेंगे कि सर ये तो x में -4 यूनिट है, तो x नेगेटिव x एक्सिस में 4 यूनिट चले गए, यहाँ पर आ गए, और ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस में 3 यूनिट है, तो यहाँ पर ये आ गए, तो ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया सर, ये हो गया मेरा पॉइंट -4 3, है ना। तो ये तो सभी को आता है, और जिनको नहीं आता उन्होंने अभी सीख लिया। लेकिन बात यह है कि हमें इस बार रिप्रेजेंट एक रियल नंबर या फिर कोई पॉइंट नहीं करना है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। अब बात यह है कि जहां ये कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस था और जो वाई एक्सिस था, ये दोनों एक्स और वाई के रियल वैल्यूज बताते थे, बट यहां पर तो मेरा एक पार्ट तो इमेजिनरी है ना, और इमेजिनरी वैल्यू मैं कहां बताऊंगा, ये तो एक सिर्फ इमेजिन से आया हुआ है। तो हम लोगों ने या साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन नाम देकर हम लोग इसको कुछ और नाम देंगे। तो जैसे कोई हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z = x + iy, z = x + iy, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p x, y। हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेगा x, y ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ठीक है, विच इज नॉन एज, विच इज नॉन एज। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया एक्स वाई, और इसे जिस प्लेन पे रखा गया उस प्लेन का नाम दिया गया क्या, उस प्लेन का नाम दिया गया आर्गेंट प्लेन। क्या नाम दिया गया, आर्गेंट प्लेन। इसका एक और नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और एक नाम है जो मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ा था, वो है गॉसियन प्लेन। क्या नाम पड़ा, गॉसियन प्लेन, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा x, y एक प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन का नाम क्या होगा, आर्गेंट प्लेन। तो हम लोग आर्गेंट प्लेन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन थोड़ा सीधा नहीं है, सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा है ड्राइंग मेरा खराब है ना। चलिए, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है, ये मैंने किया। और मैंने एक पॉइंट मान लिया कि ये मेरा पॉइंट P है x, y जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा जो पॉइंट P है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z = x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये एक प्योरली रियल नंबर हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। और जब ये प्योरली रियल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है एक्स का, वो कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा,
ये पॉइंट लाई करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इस एक्सिस को नाम दिया क्या, रियल एक्सिस। क्या नाम दिया, रियल एक्सिस। ठीक है, और अगर क्या होगा जब मैं इसे बोलूं कि ये एक प्योरली इमेजनरी, मतलब जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये प्योरली इमेजनरी नंबर हो जाएगा, और जब प्योरली इमेजनरी नंबर होगा तो ये लाई कहाँ करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट लाई करेगा 0, y। इसी कारण से हम लोगों ने इस एक्सिस को क्या नाम दिया, इमेजिनरी एक्सिस। क्या नाम दिया, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रियल एक्सिस और ये मेरा हो गया क्या, इमेजिनरी एक्सिस। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट मेरा मार्कर गिर गया थोड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे आर्गेंड प्लेन। क्या बोलेंगे, आर्गेंड प्लेन। समझ में आई बात, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, आर्गेंड प्लेन, जिसमें जो एक्स एक्सिस का काम करेगा वो है रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस का काम करेगा वो है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब बात आती है यहां पर एक बात जो आपको इसमें याद रखनी है, क्या कि अगर अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है, इस प्लेन पे अगर ये पॉइंट एक्स वाई है और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पॉइंट का क्या है, एफिक्स है। क्या बोलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये क्या कहलाएगा, एफिक्स ऑफ द पॉइंट, एफिक्स ऑफ द पॉइंट p। ठीक है, क्या कहलाएगा, एफिक्स ऑफ द पॉइंट p। अगर एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है और ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये इस पॉइंट का क्या है, एफिक्स है। क्या है, एफिक्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नोट है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। क्या कि देयर एग्जिस्ट वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन the points of the plane and members या फिर बोले एलिमेंट्स of the set C of all complex numbers। अब ये लाइन हमें क्या बता रहा है इसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए क्या बोला है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, देयर एग्जिस्ट वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन एंड द मेंबर्स यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबका एक यूनिक पॉइंट होगा। और इस प्लेन में, आर्गेन प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब पॉइंट अगर है तो उसका एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यूनिक पॉइंट, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर उस सेट में होगा और उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक पॉइंट इस प्लेन पे होगा। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक सेम पॉइंट नहीं हो सकता है और एक से ज्यादा पॉइंट के लिए एक सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। ये वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट या फिर एक पॉइंट के लिए एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया, ये बात सबको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूं पी, ओ से, ओरिजिन से पी पर एक लाइन जो ज्वाइन कर दूं ओपी, तो ये जो ओपी है
द लाइन सेगमेंट ओपी, यहां मैं लिखता हूं द लाइन सेगमेंट ओपी, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस। ये लाइन या फिर इसका लेंथ, इसको हम लोग दोनों बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जेड, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, अच्छा छोड़िए, ये इसको मैं मान लेता हूं एम, ठीक है। और यहां से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर और पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहां से ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम मेरा कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और पी एम कितना हो जाएगा वाई, तो हो गया वाई स्क्वायर। तो यहां से ओपी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओपी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो यहां पर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, तो मोड ऑफ जेड मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। अब एक चीज को देखते हैं, तो इसका डायरेक्शन, मतलब कि इस पॉइंट का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पॉइंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग मानेंगे, एक एंगल मानेंगे थीटा, ठीक है। ये जो ओपी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग थीटा, ठीक है, क्या बोलेंगे, थीटा। और इसी थीटा को एक नाम दिया गया है, क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या नाम दिया गया है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसे मैं इधर बताता हूं, थोड़ा सा इधर, अगर आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जो एंगल थीटा है, द एंगल थीटा मैक्स विच ओपी मैक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एंगल थीटा जो ओपी बना रहा है किसके साथ, जो ओपी बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब हुआ घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब कि हमको इधर से घूमना है, घड़ी इधर से घूमता है, हमको इधर से घूमना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो मेरा पॉइंट का ये जो लाइन होगा, ओ से ओरिजिन से जो पॉइंट का मेरा लाइन सेगमेंट होगा, इसके तक जो एंगल बना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसे लिखेंगे, ए आर जी ऑफ जेड, या फिर ए एम पी ऑफ जेड, ठीक है। और इसे निकालने का तरीका है, डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, टेन थीटा निकालते हैं हम लोग। तो यहां से टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी एम बाई ओपी, पी एम बाई ओपी। यहां थोड़ा मैं नीचे इसको इरेज कर देता हूं। समझ में आ रहा है सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए अच्छे से समझिए। तो पीएम मेरा क्या हो गया, पीएम मेरा वाई हो गया, और ओपी क्या हो गया, मेरा एक्स हो गया। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू हो गया वाई बाई एक्स। अब मुझे ये बताइए कि यहां से जब मैं थीटा थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या,
आर्गुमेंट। लेकिन इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जब मैं टेन इनवर्स निकालूंगा तो यहां पर थीटा का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? थीटा हैज मैनी, इन्फिनाइटली मैनी, इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, थीटा का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। अब इस चीज को कैसे किया जाए, मतलब कि एक ही वैल्यू हो, तो उसके लिए एक चीज बनाया गया, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो आ, इस थीटा एंगल के लिए एक यूनिक वैल्यू बनाया गया, ठीक है। द थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, गला मेरा सूख रहा है बहुत। बोलते बोलते गला पूरा सूख जाता है ना, बस एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? ये जो वैल्यू थीटा है, इसको हम लोग यूनिक वैल्यू थीटा कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू बहुत सारा आएगा, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का यूनिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट कि थीटा लाई बिटवीन ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई। मतलब जो थीटा है वो इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा, इज कॉल्ड, और उसको क्या बोलेंगे उस यूनिक वैल्यू को? इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोलेंगे, या फिर हम लोग उसको सिंपल बोल सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही थीटा पर आ जाए। अगर मान लीजिए टेन पाई बाई फोर आया, टेन वन आया, टेन वर्स यहाँ पर वन आया, टेन वर्स वन में थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर आएगा, तो जरूरी नहीं कि वैल्यू पाई बाई फोर भी आ सकता है। वैल्यू नाइन पाई बाई फोर का भी वैल्यू वन ही होता है। अब नाइन फाइव बाई फोर बोलेंगे तो नाइन पाई बाई फोर कहाँ आ जाएगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी, वो आ जाएगा कितना क्वाड्रेंट में? टू पाई, मतलब वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे, और यहां पर ये चीज गलत हो जाता है, ठीक है। यहीं पर कुछ ड्रॉबैक हुए थे कि इस फॉर्मूला से जब हम लोग निकाल रहे थे क्या हो रहा था, थीटा का दो तीन वैल्यू आ जा रहा था। इसका मतलब ये होता है कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के दो दो तीन अलग अलग पॉइंट्स है ना, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो तीन अलग अलग पॉइंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, और आर्गेंट प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सिर्फ एक ही यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसे आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो अलग अलग एंगल, दो अलग अलग थीटा निकलते हैं, दो अलग अलग आर्गुमेंट निकलते हैं, तो वो मेरा गलत है। इसलिए उसके लिए एक बनाया गया क्या? प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू जो है मेरा इसी के बीच में लाई करेगा, माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग आर्गुमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर इसको आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि आर्गुमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकाला जाए। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो दो आर्गुमेंट नहीं हो सकता, या फिर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक सेम आर्गुमेंट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक ले लूँ z1 इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आई, और एक ले लेता हूँ z2 इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। तो यहां से ये बात साफ है, क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा
कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। सब मेरे बात से एग्री हैं? यहाँ बात समझ में आई? आप देख सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो है 1 और y का वैल्यू क्या है? √3। मतलब दोनों पॉजिटिव में, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर ये -1 और ये -√3, यहाँ पर दोनों निगेटिव है और दोनों निगेटिव कहाँ होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालूं थीटा, तो यहां हो जाएगा थीटा टेन इनवर्स मॉड ऑफ 1/√3, और यहां पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ -1/-√3। और जब इसे देखा जाए तो ये भी कुछ इसी जैसा मुझे सेम नजर आएगा। क्या ये दोनों आपको सेम नजर आ रहा है? अब मुझे ये बताइए कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट द आर्गुमेंट ऑफ टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको बताया कि ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है, एक यूनिक पॉइंट के लिए एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, और किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ एक पॉइंट उस आर्गेंट प्लेन में। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका? इसलिए कॉन्सेप्ट आया प्रिंसिपल वैल्यू का। किसका? प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जिनके साइन अलग अलग होते हैं उनका आर्गुमेंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझेंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो मैंने अभी आर्गुमेंट का डिफिनेशन बताया था, क्या बताया था कि जो पॉइंट P है, ठीक है, और ओरिजिन से जो लाइन उसको ज्वाइन करेगा, ओरिजिन से उस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसका, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा उसके, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट कहलाएगा। लेकिन किस तरह से? हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा की ओर जाएंगे, इस सेंस में हम लोग को चलना होगा। यहां मैंने आपको बताया था ये ओपी है, ये पॉइंट पी है, और ये ओरिजिन ओ है, ये लाइन सेगमेंट है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। यहां से हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो एंगल हमें क्या बताएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है क्या? x+iy, जहां पर x भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन 0 है, और y भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर या दिस पॉइंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं और ध्यान समझते हैं मेरा ग्राफ को, तब ध्यान देखिएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ये इमेजिनरी एक्सिस वाई ओ वाई डैश, और ये रियल एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, अच्छा मेरा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं यहाँ मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिनोट किया हम लोगों ने पॉइंट P से x, y। ठीक है, और यह लाई कर रहा है, और मैंने इस OP को, इस P को O से मिला दिया, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आर्गुमेंट क्या कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन से हमें एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। कहां तक चलना है? जहां तक मेरा क्या है? वो लाइन है, और ये एंगल कहलाएगा, जो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? अल्फा। क्या मान लेंगे? अल्फा। ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं मानते,
थीटा ही मान लेते हैं, चलिए कुछ देर के लिए थीटा मानते हैं। क्या है? थीटा है ना। और अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, तो क्या वो थीटा और अल्फा इक्वल होगा? तो हाँ, वो इक्वल होगा। ठीक है। और हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, पहले हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे अल्फा, और ये थीटा और अल्फा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये निकलेगा कब? जब अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहला क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तब। ठीक है। अब आगे आते हैं, दूसरे में आते हैं, इधर बनाता हूं दूसरा। अगर z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई हो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि x का वैल्यू लेस देन जीरो है और y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसे मैं बनाता हूं फिगर, थोड़ा देखिए ध्यान से। ये है मेरा रियल एक्सिस एक्स ओ एक्स डेस, और ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस वाई ओ वाई डेस। ठीक है। अब ये लाई कर रहा है मेरा कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये लाइन ज्वाइन हो गया। अब यहां से टेन अल्फा निकालेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं अल्फा। और हमें टेन अल्फा हम इधर से निकाल पाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल इधर ही बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं। इतना तो आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्रेंगल इधर बनेगा, अगर ये लाइन है तो इधर तो बना नहीं पाएंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे, यानी कि अल्फा निकालेंगे यहाँ से। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है। अब अल्फा तो निकल गया, लेकिन क्या यही अल्फा आर्गुमेंट कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो बिल्कुल नहीं। और वो क्यों? आइए से समझते हैं। मैंने आपको आर्गुमेंट का डिफिनेशन क्या बताया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन सेगमेंट के पास जाना है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां से ये लाइन के पास हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से हम लोग गए यहां तक, तो ये मेरा क्या हो गया? थीटा। हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर हम लोग बोले कि भैया थीटा तो निकालना आसान है, ये पूरा यहां से यहां तक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? पाई। और पाई में से मैं अल्फा यहां से माइनस कर दूं, तो ये मेरा थीटा निकल जाएगा। तो जी हाँ, यही हुआ आर्गुमेंट, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। कब? जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थीटा इक्वल टू अल्फा होगा कब? जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मेरा क्या होगा? दोनों निगेटिव होगा, तब हम लोग देखते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाइन करेगा और उसका आर्गुमेंट कितना होगा। ठीक है, इसे समझते हैं। तो यहां से जो तीसरा पॉइंट है वो मेरा क्या है कि z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। मतलब कि जब x भी लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो, तो हम कह सकते हैं दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो ये मेरा हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा हो गया रियल एक्सिस। ठीक है। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? तो सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बना लेता हूँ, पी माइनस एक्स माइनस वाई। ओ को पी से जोड़ देना है एक लाइन सेगमेंट से। ये हो गया। सर आपने जितना बोला उतना हो गया। सर आपने बोला था एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, तो राइट एंगल ट्रेंगल में कहाँ बनाओ सर? यहाँ इधर बनाओ या इधर बनाओ? तो भाई आप जहां बनाओ, आप यहां बना लो।
तो एंगल यहां लेंगे हम लोग अल्फा, ठीक है, एंगल हम लोग यहां लेंगे अल्फा। अब बात ऐसा है तो अल्फा निकालेंगे कैसे, तो मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। बट क्या यही अल्फा कहलाएगा आर्गुमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। अब सर आपने बोला था कि सर आर्गुमेंट तो उसे कहेंगे जो मेरा पॉइंट पी होगा और ओरिजिन ओ से जब भी कोई लाइन हम लोग जोड़ेंगे, पीक पॉइंट को लाइन जोड़ेंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा वो लाइन सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा वही तो आर्गुमेंट होता है सर, यही तो आपने बताया था हमें। तो बाबू कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां से ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पर किस तरह से जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सर आपने तो एंटी क्लॉकवाइज बोला, तो ये मैं चला घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब बात यह है कि ये एंगल थीटा निकलेगा कैसे, सॉरी। तो सर मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये पाई है, और थोड़ा सा और ये हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, तो जो मेरा थीटा यहां से यहां तक पूरा है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। फिर आप बोलिएगा कि सर पाई प्लस अल्फा ये तो पाई से बड़ा हो गया, और आपने बोला था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है, जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा और लेस देन इक्वल टू पाई, या तो पाई होगा या तो पाई से छोटा होगा, आपने तो ये कहा था, लेकिन ये तो पाई से बड़ा हो गया। तो बाबू वैल्यू तो दोनों का सेम होगा, प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलेंगे, जो इनके बीच में लाई होगा, इसका वैल्यू भी वही आएगा जो प्रिंसिपल वैल्यू का आएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो एक बात बताओ, इधर से तो पाई से बड़ा हो गया, लेकिन अगर मैं इधर से जाऊं यहां पर, जो यहां पर सेम जगह पहुंचूंगा इधर जाते समय, अगर मैं क्लॉकवाइज यहां से जाऊंगा तब भी सेम जगह पर यहां पहुंचूंगा, तब एंगल क्या होगा ये। तो सर यहां से इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे स्ट्रेट एंगल में से मतलब पाई में से अल्फा को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, पाई में से अल्फा को माइनस करना होगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, अच्छा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से जाना है तो माइनस आगे लगाना होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो यहां पर दो वैल्यू तो निकला, लेकिन दोनों सेम जगह पर सेम क्वाड्रेंट में आएगा, और इन दोनों में से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलेंगे, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग करेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए इसे देखते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हाँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इस बार इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव, मतलब x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो। तब इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा हो गया रियल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस बार पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस बार पॉइंट लाई कर रहा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स कोमा माइनस वाई। मैं लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहां से राइट एंगल किधर भी बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं आप, उधर ही बना सकते हैं, तो यहां मैंने बना लिया इधर, ये हो गया अल्फा। और आर्गुमेंट मेरा कौन होगा जरा निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग को अल्फा निकालना होगा। अल्फा निकालने का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, क्या, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। अब ये अल्फा तो मेरा आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा। लेकिन सर
आपने तो कहा था कि जो ओपी लाइन सेगमेंट जो बनाएंगे हम लोग इस पॉइंट पी का, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को तो बोलेंगे, उसी को ना बोलेंगे आर्गुमेंट। बट मैंने ये भी बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से ऐसे जाएगा, घूमते घूमते इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। ठीक है, तो ये मेरा एंगल कहलाएगा क्या, आर्गुमेंट, मतलब थीटा। तो अब ये थीटा निकालेंगे कैसे, तो भैया यहां से घुमा कर जब यहां पे वापस आऊंगा तो ये एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। और जब 2 पाई में से मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब आर्गुमेंट। ठीक है, अब बात यह है कि सर अल्फा तो एक छोटा सा एंगल है, और जब मैं उसे 2 पाई में से माइनस करूंगा तो उसका वैल्यू पाई से बड़ा आएगा। हाँ ये भी बात सही है, पाई से तो बड़ा आएगा ही। तो सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो बाबू ये वैल्यू है थीटा का, वो दो एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक यूनिक वैल्यू हम लोग खोज सकते हैं। वो कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के। तो थीटा इक्वल टू, क्या मैं यहां से क्लॉकवाइज जाकर इसे माइनस अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, माइनस अल्फा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह सकते हैं। दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये जो है मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहां से ये गया मेरा रॉकेट, और ये था मेरा कंडीशन। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास अभी दो फॉर्म बाकी है, वेक्टोरियल फॉर्म और पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें क्या निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कहानी सबको याद होगी है, थोड़ा सा मैं बता दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना आएगा, अल्फा के बराबर। सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट थीटा कितना आएगा, तो थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस पाई माइनस अल्फा और एक आएगा पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ भी थीटा का दो वैल्यू था, एक माइनस अल्फा और एक दूसरा 2 - अल्फा। ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट है। क्या है, आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल टू, सॉरी, अल्फा एंगल जो बना रहा है वो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, ये चीज। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, z इक्वल टू 1 + √3i। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 1 है, और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है,
√3 है और √3 का वैल्यू होता है 1.732 विच इज ग्रेटर देन 0। दोनों जीरो से बड़ा है, मतलब कि ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले लोग निकालेंगे मोड जेड, मोडलस निकाल लेते हैं। तो मोडलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 1+3 मतलब √4 मतलब कि 2। ठीक है, मॉड निकालना है, प्लस में लेना है, तो ये मेरा मॉड आ गया 2। मॉडल्स निकल गया। अब निकालना आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सोचेंगे क्या, एक ग्राफ सोचते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, ये तो पता है, लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, ये भी पता है हमें। यहाँ से ये लाइन खींच दी हम लोगों ने, ये पॉइंट पी हो गया 1, √3, और यहाँ से मैंने ये थीटा चाहिए हमें, मतलब ये अल्फा है मेरे पास, ये अल्फा है, तो यहाँ से टेन अल्फा क्या आएगा, हैंस या दस, या फिर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि ये लिख लेते हैं, लेट अल्फा बी द एंगल, अल्फा बी द एक्यूट एंगल। ठीक है, गिवन बाय, मतलब अल्फा वो एक्यूट एंगल होगा जो ओपी के साथ बन रहा है। ठीक है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा। तो यहाँ से अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, टेन अल्फा इक्वल टू y/x, मॉड ऑफ y/x। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अब y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू, y मतलब इमेजनरी पार्ट है ना, और इमेजनरी पार्ट मेरा कितना है, √3, तो ये गया √3, और रियल पार्ट कितना है 1, ये हो गया √3/1। अब मुझे ये बताइए कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √3, √3 होता है 60 का, यानी कि π/3 का, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, अल्फा क्या आ गया, π/3। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, π/3, क्या मेरा हो गया आंसर। समझ में आया सबको, आंसर क्या आया, π/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -2 + 2√3i। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ से बताइए मुझे कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, -2 विच इज लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, 2√3 विच इज ग्रेटर देन 0। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से छोटा है और वाई जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मॉड ऑफ जेड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 + 12, मतलब ये हो गया 16, और आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, मॉड ऑफ y/x, तो अल्फा क्या हो गया, टेन इनवर्स। अब मुझे y बताइए कितना है, y मेरे पास 2√3 है, और x कितना है, x मेरे पास -2 है। इसको मॉड में रखते हैं, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टेन इनवर्स √3 अल्फा। ठीक है, तो √3 किसका वैल्यू होगा, तो √3 होगा π/3 का वैल्यू है ना,
तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई थ्री। अब ये पाई बाई थ्री का वैल्यू है, बट ये आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा कितना था, पाई बाई थ्री। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री। तो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, टू पाई बाई थ्री। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और